हमने सुबह बात की थी कि जो अस्तित्व है वो सह अस्तित्व है ना, उसी की व्याख्या जो है बाकी के सेशन में सुनने को मिली आपको। आवाज़ आ रही है बेटा पीछे? तो जैसे अभी जो पिछला सत्र था इसमें हमने ये देखा कि जो प्रकृति है वो चार अवस्थाओं में है। उसमें पदार्थावस्था है, फिर प्राणावस्था है जिसमें पेड़ पौधे, और इसके बाद जीव जंतु है और मानव है। और इन चारों का आपस में अंतर संबंध है। अंतर संबंध के साथ इसमें एक विकास का क्रम है। पहले पदार्थावस्था है, फिर प्राणावस्था है, फिर जीवावस्था है, फिर ज्ञानावस्था है। इसको हम लोग कह रहे हैं विकास क्रम, विकास है, ठीक है ना। और इनमें जो संबंध है वो परस्पर पूरकता का है। जैसे पदार्थावस्था प्राणावस्था के लिए उपयोगी है, आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है। हवा पानी मट्टी नहीं है तो पेड़ पौधे नहीं हैं। इसका मतलब उनका होना या उनका अस्तित्व या उसका एग्जिस्टेंस जो है वो पदार्थावस्था में है। फिर प्राणावस्था के बिना जीवावस्था नहीं है। ऐसा कल्पना में भी नहीं आता। जैसा इन्होंने पूछा था तो आपने कहा नहीं, ऐसा कल्पना में नहीं आता है। जीव संसार का जो अस्तित्व है वो पदार्थावस्था प्राणावस्था के कारण से है। यदि पदार्थावस्था प्राणावस्था इस धरती पे समृद्ध नहीं होती तो जीव संसार नहीं आ सकता था। और जीव संसार का जो विकास हुआ, जैसे स्वेदज अंडज और पिंडज, इस तरीके से जीव संसार का विकास हुआ। उसमें बहुत सारे अंग अवयव बने, है ना। हार्ट बना, लंग्स बना, किडनी बनी। ये जब जीव शरीरों में विकसित हुआ। आदमी के शरीर में और जीवों के शरीर में एक जैसे अंग अवयव होते हैं ना। चाहे आप गाय को देख लें, हाथी को देख लें, कुत्ते को देख लें, है ना, बिल्ली को देख लें, उसमें भी इतने ही अंग अवयव होते हैं जितने मानव में होते हैं। उसमें भी ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होती है, पैंक्रियाज होता है ना। ये सब चीज़ें उसमें भी रहती है, मानव में भी रहती है। मानव में और उसमें अंतर केवल इतना है कि थोड़ी सी आवाज़ आ रही पीछे से, थोड़ा सा आराम से बैठिए। तो केवल अंतर इतना है कि हमारा जो ब्रेन है, मानव का जो ब्रेन है वो समृद्धिपूर्ण है। इसका मतलब उसमें कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। जो जीवों में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता नहीं है। बाकी एक समान है, बाकी दोनों में एक समान है। अब जब हम जीव और मानव को समझने जाते हैं तो इसमें पता लगता है कि ये वनस्पति संसार और पदार्थावस्था से कुछ चीज़ इसमें भिन्न है। तो जो भिन्न है, एक तो उसमें इंद्रियों का क्रियाकलाप है। जैसे 5 इंद्रियां होती हैं तो 5 इंद्रियां जीवों में भी होती हैं, मानव में भी होती हैं, लेकिन पेड़ पौधों में नहीं होती इंद्रियां, है ना। पेड़ पौधों में कान नहीं है, स्वाद लेने का इंद्रिय नहीं है। दूसरी बात है कि जब हम मानव को समझने जाते हैं तो पता लगता है कि मानव में शरीर की आवश्यकता और मेरी आवश्यकता, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे शरीर की आवश्यकता जो है वो आहार आवास अलंकार है, रोटी कपड़ा मकान है, शरीर की आवश्यकता। मेरी आवश्यकता है समझदारी, विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य। क्योंकि यदि ये नहीं होता है तो मैं ठीक से जी नहीं पाता हूँ। शरीर को प्रेम नहीं चाहिए, शरीर को स्नेह नहीं चाहिए, है ना। शरीर को तो आहार चाहिए। यदि शरीर को पोषक आहार मिलता है तो शरीर तृप्त रहता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन विश्वास किसको चाहिए? समझता कौन है? शरीर समझता है या मैं समझता हूँ? मैं समझता हूँ, है ना। शरीर नहीं समझता। शरीर समझने में सहायक यंत्र है एक प्रकार से। जैसे हम कोई चीज़ कान से सुनते हैं
कान से ज्ञानवाही तंत्र से होता हुआ मस्तिष्क में मेधस तक पहुंचता है। मेधस से मुझ तक पहुंचता प्रोसेस होके, क्योंकि निर्णय मेधस नहीं करता है, निर्णय मैं करता हूँ, है ना। मुझे कैसा जीना है मैं तय करता हूँ। सुख किसको चाहिए? मुझे चाहिए। शरीर को सुख नहीं चाहिए, शरीर को आहार चाहिए, है ना। और मुझे सुख चाहिए। सुख किस में है? शरीर, खाने पीने में कोई सुख नहीं है। खाने पीने से शरीर का पोषण होता है। यदि आप सही आहार करेंगे तो शरीर का पोषण होगा, खराब आहार करेंगे तो शरीर में कुपोषण होगा। कुपोषण होगा तो शरीर से आप जो काम करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे। यदि आपका शरीर कमज़ोर है, बीमार है, रुग्ण है, तो हम जो करना चाहते हैं, जैसे हम सक्सेस होना चाहते हैं, हम विश्वास के साथ जीना चाहते हैं, हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, हम अपने को अज्ञान और भ्रम से मुक्त करना चाहते हैं, तो शरीर उसमें मदद नहीं करेगा। यदि आपने कुपोषण किया, आपका शरीर बीमार हो जाएगा, उसमें आलस आ जाएगा, आप प्रमाद के शिकार हो जाएंगे, है ना। रोग के कारण से आपकी क्षमता का ह्रास हो जाएगा। तो इसलिए शरीर के साथ जीना का मतलब होता है शरीर का पोषण, ठीक है ना। यदि शरीर स्वस्थ होता है तो मैं जैसा जीना चाहता हूँ वैसा जी सकता हूँ। मैं यदि पढ़ना चाहता हूँ 8 घंटे तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, मैं संबंध निर्वाह करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, मैं कोई सामाजिक काम करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ कि मेरे पास शरीर जो है मेरा सहयोग कर रहा है। दूसरी जो बात समझने की है, यदि अज्ञान होता है तो हम दुखी रहते हैं, अशिक्षा होती है तो हम दुखी रहते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। कोई अज्ञानी आदमी सुखी रहता है कि ज्ञानी आदमी सुखी रहता है? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है। अज्ञानी आदमी सुखी रहता है? भ्रमित आदमी सुखी रहता है? भ्रमित आदमी सुखी नहीं रहता। अज्ञान का मतलब क्या होता है? कम शिक्षित मतलब? आपको अज्ञान का मतलब नहीं पता। अज्ञान का मतलब होता है वस्तु जैसी है उससे यदि आप उसको कम मानते हैं तो अज्ञान है। वस्तु जितनी है उससे ज़्यादा मान लेते हैं तो भी अज्ञान है, और वस्तु जैसी है उससे भिन्न मान लेते हैं तो भी अज्ञान है। जैसे आप रस्सी को सांप मान लेते हैं, अज्ञान है ना। जैसे आदमी को भगवान मान लेते हैं, ये भी अज्ञान है। आदमी को जानवर मान लेते हैं, ये भी अज्ञान है। यदि आदमी के साथ जानवर के तरीके से आप जिएंगे, जी नहीं पाएंगे कि जी पाएंगे? किसी आदमी को हम जानवर मान के उसके साथ जिए, हम जी पाएंगे? वो हमारे साथ जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। किसी के हम भगवान मान के उसके साथ जिए, जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। आदमी को आदमी मान के जीना पड़ेगा, है ना। तो ज्ञान का मतलब होता है वस्तु जैसी है वैसा मानना, उसी को कहते हैं वास्तविकता। वास्तविकता को अंग्रेजी में रियलिटी कहते हैं, ना। वास्तव में वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना, ये ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर कोई प्रश्न ना हो, जिज्ञासा ना हो? जिज्ञासा नहीं हो कोई। आप सबके अंदर कोई जिज्ञासा है, इसीलिए आप लोग पढ़ रहे हैं। पूरी मानव जाति में जिज्ञासा है इसलिए पढ़ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि आदमी प्रश्नों के साथ नहीं जीना चाहता, उत्तर के साथ जीना चाहता है ना। अज्ञान के साथ जीना नहीं चाहता, ज्ञान के साथ जीना चाहता। इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था है पूरी दुनिया में, शोध है, अनुसंधान है ना, रिसर्च है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो अज्ञान है मानव जाति में उसको समझने के लिए रिसर्च है, क्योंकि अज्ञान पीड़ा देता है, दुख देता है। आदमी दुखी होना नहीं चाहता है। समझ के ही हम सुखी होते हैं, ज्ञान ही सुख करता है। निर्भ्रम होके ही सुखी होते हैं। यदि हम भ्रमित हैं, अज्ञानी हैं, भ्रांत हैं, है ना, हमने वास्तविकता को नहीं समझा है,
यथार्थता को नहीं समझा है, सत्यता को नहीं समझा है, हमारे अंदर पीड़ा होती है। आप व्यक्ति के रूप में नहीं समझ में आएगा तो मानव जाति में देखेंगे कि मानव जाति में जो शिक्षा और शोध का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके कारण, मूल कारण यही था कि वो अज्ञान से मुक्त होना चाहता था। क्योंकि अज्ञानी आदमी जहाँ भी जिएगा वो समस्या पैदा करेगा। अज्ञानी आदमी खेती करेगा तो खेती में समस्या करेगा। अज्ञानी आदमी परिवार में जिएगा, परिवार में समस्या करेगा, है ना। हम यदि समाज को समझे बिना समाज में जीने जाएंगे तो समस्या करेंगे। अभी हम लोग देखते ही हैं, जो नेता लोग अपने परिवार में ठीक से नहीं जीते हैं और नेता बन जाते हैं, वो समाज में समस्या होते हैं या समाधान होते हैं? समस्या ही होते हैं। जिसके पास जो रहता है वही तो बांटेगा। यदि वो अपने परिवार में ठीक से नहीं जी रहा है, समाज में कैसे जिएगा? कहाँ से लाएगा समझ? समाज में जीने का समझ परिवार से ही आता है ना। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो समाज में जो माता पिता जैसा काम करते हैं, पोषण संरक्षण, उनका सम्मान करेंगे। यदि आप अपने माता पिता का नहीं करते तो समाज में कैसे करने लगेंगे? नहीं कर सकते। यदि आप अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति आपके अंदर कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, तो समाज में जिन्होंने अच्छा किया उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होगा। यदि आपका परिवार में नहीं है तो संस्कार समाज में कहाँ से आ जाएगा? तो समाज में जो अच्छा किए हैं उनका आप ग्रेटिट्यूड आपके अंदर नहीं हो सकता। इसलिए ये नेता लोग जो परिवार में ठीक से नहीं जीते हैं, यदि वो समाज में जाके नेतृत्व करते हैं तो समाज में समस्या को बढ़ाते हैं। क्योंकि जो होता है, जिसके पास अज्ञान है वो अज्ञान ही बांटेगा ना, जिसके पास समस्याएं हैं वो समस्याएं ही बढ़ाएगा। जिसको संबंध का समझ नहीं है, यदि वो नेतृत्व करेगा तो संबंधों को बिगाड़ेगा ही, तोड़ेगा ही, है ना। इसी प्रकार से यदि किसी समाज को राष्ट्र की समझ नहीं होती है, यदि आप सामाजिकता में जीना नहीं जानते हैं तो आप राष्ट्रीयता में नेतृत्व करते हैं तो राष्ट्र में समस्या पैदा कर देते हैं। हम लोगों ने देखा है, यदि कोई गलत नेतृत्व आ जाता है राष्ट्रीय स्तर पे तो राष्ट्र में समस्याओं को पैदा कर देता है, भ्रष्टाचार बढ़ा देता है, अवसरवादिता बढ़ा देता है ना। बहुत प्रकार की राष्ट्रीय समस्याओं के मूल में यही है कि जो लोग सामाजिक नहीं होते हैं वो राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं। इसके कारण से समाज में समस्या होती है। तो समझने की जो स्थली है वो परिवार ही है। परिवार में क्या समझना होता है? परिवार में दो ही चीज़ होती हैं। परिवार में केवल दो कार्यक्रम होते हैं। एक होता है अपने संतानों का पोषण संरक्षण करना। क्या है? अपने संतानों का। जैसे आपके माता पिता आपका पोषण संरक्षण करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? पालना। मतलब पालने में क्या क्या होता है? नीड्स को फुलफिल करना। नीड्स मतलब क्या है? नीड्स मतलब जरूरत। ठीक है, मतलब उसको गिनाइए ना। आहार, रोटी कपड़ा, एजुकेशन, बस इतना ही करते हैं? शेल्टर मतलब घर, इतना ही करते हैं? संस्कार भी देता है। संस्कार भी देते हैं। हाँ। भाषा कौन सिखाता है? माता पिता। मदर टंग बोलते हैं ना। तो भाषा पोषण भी कौन करता है? पेरेंट्स। ठीक है। आपको शिष्टाचार कौन सिखाता है? शिष्टाचार पहले तो घर वाले सिखाते हैं। पहले घर ही सिखाता। हाँ, पहले घर ही सिखाते है ना। बाद में स्कूल सिखाता। स्कूल में भी यदि जो स्कूल का टीचर है उसमें शिष्टाचार की समझ होती है अपने परिवार में, तभी वो सिखा पाता है। नहीं तो शिक्षक भी अशिष्ट होके बात करता है ना, क्योंकि वो अपने परिवार में अशिष्ट होके बात करता है। स्कूल में आता है तो स्कूल में भी वही करता है। जैसे मान लीजिए अपने घर में डंडे से अपने बच्चे को नियंत्रित करता है, डंडा मार के, या अपनी पत्नी को नियंत्रित करता है, या अपने भाई बहन को डंडा मार के नियंत्रित करता है, या पत्नी डंडा मार के नियंत्रित करती, गाली बक के नियंत्रित करती। धोखे से वो टीचर हो जाएगी, वो क्या करेगी स्टूडेंट्स के साथ?
तो वही कॉपी चेक कर डंडा ही चलाएगी ना, गाली बकेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, डांटेगी, यही करेगी ना। गाली भी बकेगी। हम सागर यूनिवर्सिटी में थे, एक टीचर जो है पहले स्टूडेंट्स के बीच में गए, स्टूडेंट आपके जैसे थे, हल्ला कर रहे थे, आप लोग तो हल्ला नहीं कर रहे हो। वो छात्र नेता भी थे, गलती से एडहॉक लेक्चरर हो गए, गलती से, धोखे से हो जाते हैं, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, कुछ तरीके से बन जाते हैं, समझ तो रहती थी। अब उनको क्लास मिल गई और लड़कों ने हल्ला किया। आदत तो थी स्टूडेंट लीडर वाली, तो सबसे पहले गाली बकी, गाली बक के कहा कि जो हल्ला करेगा उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, क्लास में नहीं तो बाहर मारूंगा यहाँ से। क्योंकि उसके पास संस्कार यही था, अपने घर में भी यही करता था, छात्र राजनीति में भी यही करता था, गुंडागर्दी करके जो है लोगों को नियंत्रित करता था। तो क्लास में टीचर बनेगा तो यही, एसपी बनेगा तो डंडा ही चलाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा तो गोली भी चलवाएगा यदि नियंत्रण नहीं होगा। तो यदि हमारे अंदर समझदारी नहीं है, संस्कार नहीं है, हमारे परिवार में संस्कार नहीं है, और हम समाज में नेतृत्व करते हैं, राष्ट्र में नेतृत्व करते हैं, अंतर्राष्ट्र में नेतृत्व करते हैं, उसी को फैलाते हैं। हमको वही विधि आती है। हमको विधि क्या आती है? डंडे से नियंत्रित होता है, भय से नियंत्रित होता है। अभी शासन वही करता है ना। इंडियन पिनल कोड क्या है? भय से नियंत्रित करने की विधि है। भारतीय दंड संहिता क्या चीज़ है? दंड का मतलब होता है डंडा। डंडे से हम जानवर को नियंत्रित करते थे। आदमी ने डंडे से जानवर को नियंत्रित किया, उसको लगा कि आदमी भी जानवर ही होता है, उसको भी डंडे से नियंत्रित कर सकते। तो कुछ लोगों ने उससे दंड की एक विधि बना दी, उसको हम दंड प्रक्रिया संहिता या दंड विधि या दंड संहिताएं बोलते हैं ना। लाठी नहीं, दंड। दंड दंड 3 प्रकार से होता है। डंडे से भी होता है, डंडा, हंटर मारना, कोड़ा मारना, है ना, फांसी पे टंगाना। अर्थदंड भी होता है ना, अर्थदंड होता है। एक प्रकार का दंड होता है जिसमें कोर्ट कहता है कि तुम शाम तक यहीं खड़े रहोगे, है ना, वो भी एक प्रकार का। यातना, दुत्कारना, अपमानित करना, ये भी दंड होता है। कोर्ट में जैसे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जज नाराज़ हो जाता है तो कहता है इस कोने में खड़े हो जाओ, यहीं खड़े रहोगे जब तक कोर्ट लगी, वो भी एक दंड है, पनिशमेंट है ना। आदमी डंडे से समझदार होता है या समझदारी से, ज्ञान से समझदार होता है? ज्ञान में नियंत्रित होता है या अज्ञान में नियंत्रित होता है? ज्ञान में नियंत्रित। तो विधि क्या होना चाहिए? ज्ञान से नियंत्रित करने की विधि होना चाहिए। ये विधि हमारे परिवारों में नहीं है, इसलिए समाज में नहीं, इसलिए राष्ट्र में नहीं है। इस विधि को हम समझ नहीं पाए। जबकि कोई आदमी अज्ञानी रहना नहीं चाहता। आपको कोई अज्ञानी कहे स्वीकार होता है? आपको कोई अज्ञानी कहे स्वीकार होता है? नहीं होता, कि कभी कभी हो जाता है। कोई कहे, आपको मूर्ख कहे, आपको स्वीकार होता है? यदि कोई आपको मूर्ख कहे तो मूर्ख कहने वाले पे गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है गुस्सा? नो सर, नहीं आता। गुस्सा नहीं है? मैं मूर्ख बोलूँ आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं सर। और आपका मित्र बोले? नहीं, मैं मानता नहीं ना सर। और गर्लफ्रेंड बोल दे? अब आप चुप हो गया। इसका मतलब गुस्सा तो आता है ना। लेकिन हम माता पिता अगर बोलते हैं तो हम उनसे बोल नहीं पाते, हमको गुस्सा आ रहा है, व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि यदि हम बोलेंगे हमको गुस्सा आ रहा तो और मारेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये, आपका जो भी हो, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, हमको कोई अज्ञानी कहे, मूर्ख कहे, नालायक कहे, हमको स्वीकार नहीं होता। हमको समझदार कहे, है ना, हमको कहे कि आप ज्ञानी हैं, है ना, आप लायक हैं, हमको अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है ना। तो
ये जो अच्छा होना कैसे होता है, तो परिवार में होता है। परिवार में मैंने कहा 2 प्रकार के काम होते हैं। पहला काम होता है संबंधों को पहचानना। संबंध को जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ बताती है ना, ये पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, ये काका जी हैं, धीरे धीरे बताती जाती। ये भाई है तुम्हारा, बड़ा भाई है, ये बहन है। ये संबंध को पहचानना, ठीक है ना। फिर संबंध का निर्वाह करना, दादाजी के पैर छुओ, ये करो, ये काम करो, वो करो, ऐसा सब सिखाते हैं। माता पिता सिखाते हैं, कई बार भाई सिखाता है। इसको कहते हैं संबंध का निर्वाह। संबंध का ये एक काम हुआ परिवार में, है ना, जिसको कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह कहते हैं। यदि कोई माँ अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वाह नहीं करती तो समाज क्या कहता है, बच्चे पैदा कर दिए लेकिन इसको आता जाता कुछ नहीं, मतलब ये माँ नहीं है। जैसे कोई पिता ने बच्चे पैदा कर दिए और वो बच्चों की पोषण संरक्षण नहीं करता है तो समाज क्या कहता है, ये बाप नहीं है, नालायक है, ऐसा ये हम लोग सुनते हैं बस। तो इसका मतलब समाज का अपेक्षा क्या है माता पिता से, अपने बच्चों का पोषण संरक्षण करना। पोषण जो है वो केवल आहार का नहीं होता है, पोषण भाषा का होता है, संस्कृति का होता है, सभ्यता का होता है ना, शिष्टाचार का होता है, संस्कारों का पोषण होता है। संरक्षण का मतलब शरीर को जिंदा रखना नहीं होता है ना। ये जो भी बच्चे में जो नैसर्गिक संस्कार होता है, बच्चा जन्म से जो है वो झूठ बोलता है या सही बोलता है, सच बोलता है ना। बच्चा जो है जन्म से न्याय को मानता है या अन्याय को स्वीकारता है, न्याय को मानता है। सही करने का प्रवृत्ति रहता है या गलत करने का। तो 3 चीज़ें निकल के आई। बच्चा जन्म से सत्य का वक्ता होता है, सही कार्य व्यवहार करता है, यानी अपने माता पिता को सही मानता है, इसलिए माता पिता जो कहते हैं वो करता है। न्याय का याचक होता है, यानी वो कोई भेदभाव नहीं करता, ये ठाकुर हैं, ये फलाने जाति के हैं, ये पड़ोसी हैं, ऐसा भेदभाव नहीं करता। छोटा बच्चा जो भी होता है उसके साथ खेलता है ना, उसके साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसी होती है उसकी, है ना। ये जो उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है, इसका संरक्षण करना, इसका संरक्षण का मतलब क्या होता है, जो आपके पास है उसको बना के रखना। बच्चे में जो जन्म से प्रवृत्ति है उसको बना के रखना है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को झूठ बोलना सिखा देते हैं, हम बच्चे को जो है भेदभाव करना सिखा देते हैं। ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का है, ये दूसरे धर्म का है, ये हमारे धर्म का है, ये तुम्हारे काका का लड़का है, तुम्हारा थोड़ी भाई है, ये भी सिखा दे। ये सगी बहन नहीं है तुम्हारी, है ना, ये दूर की मौसी है, मौसी नहीं है, ऐसा। ये हम डिस्क्रिमिनेशन सिखा के उसमें अन्याय को डाल रहे हैं, यानी हम परिवार में संस्कारित नहीं कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं संरक्षण नहीं कर पा रहे। और संरक्षण करना मतलब जो उसमें जन्म से है उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे। दूसरा, परिवारों में काम होता है परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, ताकि हम अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके लिए रोटी कपड़ा मकान जितना आवश्यक है उस रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर पाएँ। यदि कर पाते हैं, जो भी जैसे माता पिता यदि जिम्मेदार हैं, वो बच्चों की खाना पीना, कपड़ा लत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य इस सबको कर पाते हैं तो उनमें तृप्ति रहती है। नहीं कर पाते तो अतृप्ति होती। जैसे आप अपने बच्चों को, आपके माता पिता अपने बच्चों को यदि पढ़ा ना पाएँ, वो सुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं। इलाज नहीं करा पाएँ, सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे शिक्षित होके अच्छे हो सकते हैं, हमसे अच्छे हो सकते हैं। हमारा शरीर का स्वास्थ्य जितना है उससे अच्छा बच्चों का स्वास्थ्य हो, ऐसा माता पिता चाहते हैं। तो केवल आहार पोषण नहीं होता है,
संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का पोषण होता है। और परिवार में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने से परिवार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों को उत्पादन व्यवस्था में भागीदारी करना पड़ती है। या तो अपने परिवार में उत्पादन करना होता है, नहीं तो जहाँ उत्पादन होता है वहाँ जाके नौकरी करना होती है ना, मजदूरी करना होती है। जैसे मान लो हम टीचर हैं तो हम मजदूरी कर रहे हैं। 5 मिनट, ठीक। नहीं, वो आप लोगों की बसें भी जाती हैं, तो मेरे को इसीलिए पता था, इसलिए मैंने कह दिया था कि अपन जितना टाइम निश्चित हुआ उसमें ख़त्म कर देंगे, है ना, क्योंकि समस्या नहीं बनना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि यदि परिवार में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है या हम उत्पादन व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, इसको कहते हैं कर्तव्य पालन। और जब हम बच्चों को शिक्षित, समझदार, संस्कारित करते हैं उसको कहते हैं दायित्व। तो माता पिता में दायित्व और कर्तव्य नाम की 2 चीज़ें होती हैं। यदि परिवार में दायित्व और कर्तव्य निर्वाह होता है तो परिवार सुखी होता है। यदि परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, है ना, ये लोग आपस में कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं, परिवार में समस्या होती है तो परिवार में दुख होता है। समस्या होगी तो परिवार में दुख होगा, है ना। दुखी आदमी जो है समाज में जाएगा तो दुख फैलाएगा। असंस्कारी, कुसंस्कारी व्यक्ति समाज में नेतृत्व करेगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए या शिक्षक बन जाए, वो समस्या ही बनेगा। वो समस्या इंस्टीट्यूशन में जाएगा, वहाँ समस्या बनेगा, ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, वहाँ समस्या बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में प्रलोभन देके काम कराते हैं, तो आप ब्यूरोक्रेसी में आ जाएंगे तो प्रलोभन देके काम करेंगे। जब तक आपको नोट नहीं मिलेगा आप काम नहीं करेंगे। वो संस्कार, तो संस्कार स्थली परिवार है। इसलिए परिवार को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हम कितने भी पैसा कमा लें, अल्टीमेटली हमको परिवार में रहना है। आप सब लोग जो है अभी एक उम्र में हो, आपकी शादी होगी, परिवार बनेगा, फिर बच्चे होंगे, है ना। तो आप परिवार में ही हैं, परिवार में ही रहेंगे। हमारा जन्म भी परिवार में हुआ, मृत्यु भी परिवार में होगी, है ना। इसलिए परिवार को समझना ज़रूरी है। जो लोग ऐसा सोचते हैं हम अकेले हैं, अकेले जी लेंगे, वो सबसे ज़्यादा अज्ञानी और भ्रम में हैं। अकेले जीने जैसी कोई चीज़ नहीं होती, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति को जन्म से परिवार पालन पोषण करता है। एक परिवार का पालन पोषण समाज करता है, समाज का पालन पोषण राष्ट्र करता है ना। और राष्ट्र में भी जो समझ होती है वो अंतर्राह से आती। जैसे आपके पास साइंस आई, फार्मेसी आई, ये कहाँ से आई? पूरी दुनिया से आई, है ना। तो राष्ट्रों का पोषण भी जो है वो अंतर्राह से होता है। यदि और इन सब के अंतर संबंध को कह रहे हैं कि वो सहअस्तित्व है। और यदि हम इस भावना को समझ के जी पाते हैं तो वसुदेव कुटुंबकम है। वसुदेव कुटुंबकम है तो हैप्पीनेस फॉर ऑल है, सब सुखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो बात यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी बात करेंगे, आप कल भी प्रश्न पूछ सकते हैं। So thank you all of you for patiently listening to this session. I would especially thankful to the honorable chief guest, speakers, youth coordinators for making this day graceful. I hope you might get learn from this conference. So now it's time to gather at your designated location, and I am looking forward to having all your companies to join again for the conference with same enthusiasm tomorrow. Thank you very much once again. Thank you.